ठीक है, तो ये अरस्तू की फिजिक्स वाली जो किताब है उसका पहला सेशन है। और इस सेशन में हम किताब का थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। अरस्तू के बारे में आपको पता है कि कदीम यूनान में जो सुकरात के बाद आने वाले नाम हैं उनमें दो नाम सबसे बड़े हैं। एक अफलातून है जिसको अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं, और दूसरा अरस्तू है जिसको अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। प्लेटो जो है ये सोक्रेटिस के शागिर्दों में शुमार होता है। सोक्रेटिस एक यानी सुकरात एक किरदार है जो उसका पता हमें दो बुनियादी चीजों से चलता है। एक बुनियादी चीज जो है वो है अफलातून के मुकालमात, द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। अफलातून के जो मुकालमात हैं उसमें एक ये शख्स है जो एक जदलियाती तरीके के साथ लोगों के साथ गुफ्तगू करता है। वो किसी भी मामले पे, किसी भी सवाल पे अपनी राय पेश नहीं करता, बल्कि अपने सामयीन के साथ वो सवाल और जवाब के जरिए एंगेज होता है। तो इस किरदार का नाम जो है प्लेटो ने सुकरात रखा है। इसी तरह हमारे पास ऐसे ही एक शख्स की मिसाल मिलती है जिनोफोन के नाम से। एक यूनानी है जिसका कुछ लिटरेचर हिस्ट्री में हमें मिलता है। तो उसने भी एक ऐसे किरदार का जिक्र किया है जो कि एथेंस, जो कि यूनान का शहर है, कदीम शहर है, वहां पर ये शख्स मौजूद था। तो सुकरात जो है वो कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं पेश करता था। यानी सुकरात एक तरह से कोई लिखी लिखाई बातें या कोई किताबें नहीं पेश करता था, बल्कि वो हमेशा जो है वो गुफ्तगू के जरिए या सवाल और जवाब के जरिए, जिसको बाद में डायलैक्टिकल मेथड भी कहा गया या जदलियाती तरीक़ेकार कहा गया। और यहाँ जदलियात से मेरी मुराद के जदल से ये लफ्ज निकला है, जब आप एक दूसरे के साथ समझ लें एक तरह की कुश्ती करते हैं, एक तरह की आप जदल करते हैं। अच्छा, सुकरात के सामयीन में ये शख्स भी शामिल था जिसका नाम अफलातून था। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि जिस दौर के यूनान की हम बात कर रहे हैं उस दौर के अंदर सिटी स्टेट का कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली दुनिया के सामने पेश किया जा चुका था, जिसमें कि एक खास किस्म की इशराफिया होती थी जो हुक्मरानों के साथ मिलकर जो है वो सिस्टम को चलाती थी। और उसके साथ 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 ये जो शराफिया थी ये उलूम फ़नून के अंदर बहुत इनका किरदार होता था। तो अफलातून या प्लेटो नामी जो ये जो शख्स है ये भी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन इसको अरस्तु सॉरी सोक्रेटिस या सुकरात के जो मुकालमात होते थे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और बाद में उसने उनको किताबों की शक्ल में यकजा भी किया। और मेरा ख्याल है कि उर्दू जुबान में भी मुक्तदरा कौमी जुबान इस्लामाबाद ने डायलॉग्स ऑफ प्लेटो को मुकालमात अफलातून के नाम से 8 जिल्दों में शाया किया है। तो अगर आप लोग उर्दू में इसको दिलचस्पी रखते हैं पढ़ने में, तो आप मुक्तदरा कौमी जुबान इस्लामाबाद से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अफलातून ने सुकरात की मौत के बाद जो कि उसने अगरचे उस पर एक किताब भी लिखी कि सुकरात की मौत कैसे हुई, और वो बड़ा मशहूर एक मकूला भी बन गया कि सुकरात ने जहर पिया था। तो अपोलॉजी जो है उस नाम का जो मुकालमा है अफलातून का, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे सुकरात ही है जो अपना दिफा जो है उन जजों के सामने पेश कर रहा है, जो जो उस पर लगने वाले इल्जामात का मुकदमा सुन रहे थे। तो सुकरात के बाद अफलातून ने उन मुकालमात को यकजा किया। अब अफलातून ने ना सिर्फ मुकालमात को यकजा किया, बल्कि उन मुकालमात को जारी रखने के लिए उसने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां पर वो इन्हीं मौजूआत पर, जिनको सुकरात अपना मौजू बनाया करता था, मजीद बहस बहस मुबासा जो है उसने जारी रखा। इस जगह का नाम सुकरात ने अफलातून ने एकेडमिया रखा। ये जो जदीद लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं एकेडमी का, ये उसी से मुताल्लुक मुताल्लक है। तो एकेडमिया बुनियादी तौर पे उसी वो जो कुश्ती करने की जगह है उसी का नाम था। बस ये है कि उसमें कुछ उसूल जो है वो अफलातून ने मुतारफ करवाए थे। एक बड़ा मशहूर उसूल है कि जहाँ दूसरे, यानी जब आप बहस करते हैं तो जाहिर है कभी कभार वो लड़ाई की हद तक भी चले जाती है, क्योंकि अकीदे और नजरियात का टकराव जो होता है वो आपकी पूरी शख्सियत के साथ टकराव होता है, और वो शख्सियत का टकराव जो है वो कभी कभार लड़ाई झगड़े की शक्ल में भी सामने आता है।
तो उसने कुछ उसूल जाहिर है इन चीजों के भी बनाए थे कि मुकालमा कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ उसने एक बड़ा अहम दिलचस्प उसूल जो है वो ज्योमेट्री के हवाले से बनाया था। कि ज्योमेट्री जो है, जिसको आप उर्दू में शायद और अरबी से मेरे ख्याल ये लफ्ज लिया गया, इल्मुल हिंसा के नाम से जाना जाता है। अ, तो ज्योमेट्री जो है वो फिसागोरस, जो कि सुकरात से भी कोई 300 साल पहले का एक शख्स है, वहां से वो चला एक, और उसमें फिर बाद वालों ने अपने अपने उलूम शामिल किए। तो ज्योमेट्री को या इल्मुल हिंसा को अफलातून की एकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई हासिल थी। उसकी शायद एक एक दो वजूहात थी। एक बड़ी वजह तो ये थी कि इल्मुल हिंसा जो है वो बड़ा एक कतई किस्म का इल्म था। यानी बाकी अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कि बाकी मामलात में, यानी जहाँ पर दुनिया की चीज़ों और मज़ाहिर का मुताला है, या रूह के सवालात हैं, या जहाँ नबातात और हैवानात की हरकत का मुताला है, तो उन मामले में जो नज़रियात थे वो इतने कतई नहीं थे। यानी जो प्री सेक्रेटिक फिलोसफर्स थे, यानी मा कबल सुकरात, सुकरात से पहले वाले जो फलसफी थे, वो किसी भी इन मामलात के अंदर, मसलन एक सवाल ये था कि जमीन जो है वो चीजें जो है वो जमीन पे क्यों गिरती हैं, तो ये फितरत का मतलब एक सवाल था। एक सवाल ये था कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, ये कायनात बनी है या ये हमेशा से मौजूद है, और ये कि मादा जो है, या जो हमारे सामने मादी कायनात है, ये किन चीजों से मिलकर बनी है, वो चीजें एक हैं, ये एक से ज्यादा है। तो ये मसाइल का जो तारुफ है, ये भी आप देखेंगे कि जो अरस्तू की फिजिक्स है वो उसमें होगा, क्योंकि अरस्तू ना सिर्फ ये कि एक अपना एक नजरिया पेश करता है, उसके साथ साथ वो जो अपने से पहले वाले हैं पहले उनका रद्द भी करता है। तो ये भी एक अरस्तू के तरीके में आप देखेंगे कि जब आप उसकी किताब पढ़ेंगे तो वो पुराने लोगों के नजरियात को भी रद्द करने के लिए दलाइल पेश कर रहा होता है। तो वहां से हमें एक तरह से मालूम भी हो जाता है कि पुराने लोग जो हैं, या सुकरात से पहले के लोग जो हैं, वो किन नजरियात के हामी थे, और उनको अरस्तू जो है वो किन दलाइल की बुनियाद के ऊपर रद्द कर रहा है। तो यही वजह है कि जब आप अरस्तू की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फिर आपको वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अहम सवालात थे, और कौन कौन सी अहम शख्सियात थी जिनके नजरियात जो है वो उस दौर के अंदर मशहूर थे, और अरस्तू जो है वो उनको अपनी किताब, हर किताब के अंदर, क्योंकि वो किसी भी मौजू को जब उठाता था तो पुराने लोगों के नजरियात से शुरू करता था, और फिर उनका रद्द करते करते वो एक नए नजरिए पर पहुंच जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि अफलातून की एकेडमी के अंदर जो लोग पढ़ते थे उनमें ये शख्स अरस्तू भी शामिल था। अरस्तू का जो वालिद है वो एक तबीब था, फिजिशियन जिसको आप कह सकते हैं। मॉडर्न इस्तेलाह में आप उसको डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर एक जदीद दौर की इस्तेलाह है और मेडिकल साइंस जदीद साइंस से ताल्लुक रखती है, तो उसको पुरानी इस्तेलाह के अंदर डॉक्टर की बजाय तबीब या फिजिशियन ही कहा जाएगा। तो फिजिशियन का बेटा होने की वजह से, अब अगर आपका बाप जो है वो फिजिशियन है और वो पौधों और जानवरों का मुताला कर रहा है, और हर वक्त उसके घर में इर्द गिर्द जो है वो पौधे और दीगर जानदारों के ढांचे और चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपका जो जहन है वो फितरी तौर पर उन चीजों की तरफ माइल होता है जो आपके इर्द गिर्द के माहौल से आपको मिल रही होती हैं। तो अरस्तू का भी अगर आप देखेंगे फिजिक्स के अंदर भी आपको ये नजर आएगा, उसकी माबादियात के अंदर यानी मेटाफिजिक्स में भी नजर आएगा, उसकी अखलाकियात में भी नजर आएगा। आपको बार बार ये चीज नजर आएगी कि अरस्तू के ऊपर उसके माहौल का बहुत ज्यादा असर था, और उस माहौल के अंदर जो हैवानियात है, यानी अ, जानदारों का जो इल्म है, या जानदारों की जो बारे में जो उसके मुशाहदात हैं, उनको वो अपनी ना सिर्फ ये कि बायोलॉजी में, बल्कि वो फिजिक्स में भी उनको इस्तेमाल करता है उन नजरियात को। तो ये एक अहम चीज है अरस्तू के बारे में। दूसरा ये कि ये 17 साल का था तकरीबन जब ये यहाँ पे एथेंस में आया। मेरे ख्याल ये एथेंस में पैदा नहीं हुआ, अगर किसी को मालूम है एग्जैक्ट तो आप बता सकते हैं। लेकिन एथेंस में जो एकेडमी थी अफलातून की, तो वहां पर ये आया, और वहां पे इसने मेरा ख्याल है कोई 20 साल का अरसा गुजारा, जब तक अफलातून जिंदा रहा ये वहां पे मौजूद रहा। और अफलातून की वफात के बाद फिर इसने जो है अपना एक अलहदा से तदरीस का सिलसिला शुरू किया, और इसने जो इदारा बनाया उसको इसने लाइसियम का नाम दिया। लाइसियम को आप जदीद
दौर के अंदर एक स्कूल समझ लें, क्योंकि स्कूल का मतलब ये होता है मकतब, यानी आप आपके पास अब कुछ ऐसे मालूमात आ गई हैं, या एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज आ गया है, एक ऐसा इल्म आ गया है कि जिसको अब आप लिख सकते हैं और किताबों की शक्ल में, और वो इल्म जो है वो फिर आगे उसकी तदरीस कर सकते हैं। सुकरात और अफलातून के दौर में वो बॉडी ऑफ नॉलेज उस तरह से मौजूद नहीं था। सवालात थे, मुख्तलिफ लोगों के नजरियात थे, और वो फिर आपस में जो है वो उनके ऊपर बहसों बासा ही किया करते थे। अरस्तू की शक्ल में आपको पहली दफा नजर आता है कि उसने हर ये जो मुख्तलिफ सवालात और मौजूआत थे, इनकी दर्जाबंदी की, इनको उलूम का नाम दिया। यानी उलूम के जो शोबे आज आपको नजर आते हैं, आपको बायोलॉजी, जोलॉजी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये जो मुख्तलिफ आपको उलूम की तकसीम नजर आती है, दर्जाबंदी नजर आती है, ये अरस्तू से शुरू होती है, क्योंकि उसी ने इनको डिफाइन किया। मतलब फिजिक्स का लफ्ज जो है वो हालांकि पहले भी यूनानी जुबान के अंदर कुछ चीजों के बारे में इस्तेमाल होता था, लेकिन उलूम की दर्जा बंदी जो होती है वो किसी भी यानी इल्म की स्पेशलाइजेशन के लिए जरूरी होती है। आप देखेंगे कि अगर आप मुस्लिम फलसफे की तारीख का भी मुताला करें तो इब्न सीना मिसाल के तौर पे उसके बारे में एक बड़ी जो ओरिजिनल बात की जाती है वो ये है कि उसने अरस्तू के बाद वो शायद दूसरा अहम शख्स है जिसने उलूम की दोबारा से दर्जाबंदी की और बताया कि जी ये वाली जो चीज है इसको हम इस इल्म के तहत पढ़ेंगे, और ये वाली जो चीज है इसको हम इस इल्म के तहत पढ़ेंगे। तो अरस्तू जो है इसीलिए उसको तारीख में फिर फर्स्ट टीचर या मुअल्लिम अव्वल का नाम भी दिया जाता है। आपने शायद ये सुना भी हो। बल्कि मुस्लिम फलसफे की तकरीबन तमाम किताबों में वो अरस्तू का नाम लेने की बजाय मुअल्लिम अव्वल ही उसको बार बार कहते हैं। तो मुअल्लिम अव्वल या फर्स्ट टीचर कहने का मतलब ये है कि अब उसके पास एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ किताबें हैं, उसने एक सिलेबस तैयार कर लिया है, और उस सिलेबस को वो, क्योंकि शहरियत का तस्वर जो है वो यूनान में मैंने बताया कि वो सुकरात से पहले ही आ चुका हुआ था। तो सिविक्स जिसको हम कहते हैं, वहीं से ये लफ्ज सिविलाइजेशन भी निकला है। सकाफत और तमद्दुन के मानों में भी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सिलसिला था महज़्ज़ब होने का, तो महज़्ज़ब होने में एजुकेशन का किरदार है और तदरीस का किरदार होता है। तो ये चीजें भी सारी यानी अरस्तू से ही शुरू हो रही हैं, अगर आप उसकी एजुकेशन की थ्योरी को देखें। बल्कि ये मेरे ख्याल अफलातून से शुरू हो गया था जब उसने रिपब्लिक लिखी। रिपब्लिक वाले मुकालमे में उसने ये लिखा था कि एक जो मिसाली रियासत होगी उसमें एक इदारा ये भी होगा कि वहां पे इस तरह की तालीम दी जाएगी, इन मौज़ूआत की तालीम दी जाएगी। बहरहाल चलते हैं अब अरस्तू की फिजिक्स की तरफ। एक चीज याद रखनी चाहिए कि अरस्तू का चूंकि तकरीबन सिर्फ पांचवा हिस्सा, यानी अगर उसने 100 किताबें लिखी हों तो उसका सिर्फ 1/5 जो है यानी 20 किताबें जो है वो हमारे तक पहुंची हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि कितनी किताबें उसने लिखी थी, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा लिखा। अभी जो हमारे पास अरस्तू का जो लिटरेचर पड़ा हुआ है वो उसका कहा जाता है कि सिर्फ 1/5 है, यानी उसका पांचवा हिस्सा हमारे पास है। जब और पुराने दौर के अंदर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, ऐसा नहीं होता था कि आप एक फिजिक्स की किताब उठाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ फिजिक्स ही मिलेगी। जैसे आज अगर आप कोई फिजिक्स की किताब उठाएं तो आपको उसमें सिर्फ फिजिक्स ही मिलेगी, उसमें आपको न्यूटन के लॉज मिलेंगे और चीजें मिलेंगी। केमिस्ट्री की किताब उठाएंगे उसमें केमिस्ट्री की चीजें होंगी, उसमें बायोलॉजी की किताब उठाएंगे उसमें बायोलॉजी की चीजें होंगी। ठीक है ना। लेकिन पुराने दौर में और खास तौर पर अरस्तू के दौर में ऐसा नहीं था। तमाम मौजूआत आपस में गड़बड़ हुए हुए थे। अगरचे अरस्तू ने उलूम की कुछ तकसीम कर दी थी, लेकिन ये तकसीम भी कदीमी है। इसी वजह से इब्न सीना के दौर के अंदर इसकी दोबारा से एक तकसीम की गई, और फिर जब मगरब में निशात सानिया शुरू हुआ तो उन्होंने दोबारा से उलूम की एक तकसीम की, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। और अब जाके हम आपको बताएं, अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि आज फिर उलूम की एक नई तकसीम की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे नए मजामीन जो हैं वो पिछले 40-50 सालों के अंदर सामने आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे नए उलूम सामने आ गए हैं और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो उलूम की एक तकसीम आज भी जारी है। तो लिहाजा अब जरा हम तखसीस की तरफ ज्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए हमें कम अज कम इतना एतमाद होता है कि अगर हम फिजिक्स की किताब उठाएंगे तो उसमें उसमें हमें जो है वो मेटाफिजिक्स शायद ना मिले, या उसमें हमें एथिक्स की बातें ना मिलें। तो लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। तो एक बात ये अरस्तू की फिजिक्स पढ़ते वक्त जहन में रखनी चाहिए कि आपको उसके बहुत सारे बहुत सारा जो
किताबें हैं उनको एक साथ कम लेके चलना पड़ता है, और ये एक मुश्किल काम है। इसी वजह से आपको एक बहुत लंबा अरसा लगता है यूनानियों में, खास तौर पे अरस्तु को समझने में, क्योंकि आप जब फिजिक्स का मुताला कर रहे होते हो तो आप सिर्फ फिजिक्स के मौजूद नहीं उसमें डिस्कस कर रहे होते, आप उसमें मेटाफिजिक्स भी लेके आएंगे और आप उसमें और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ये है, दूसरा ये कि ये जो किताब है ये अब जाहिर है हमारे पास ओरिजिनल जुबान में नहीं है। इसका एक तर्जमा अंग्रेजी में है, उर्दू में लोगों ने किया, और दुनिया की बेशतर जुबानों में इसका तर्जमा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम तर्जमा पढ़ने जा रहे हैं इसको अगरचे कतईयत हासिल नहीं है, लेकिन ये वो तराजुम हैं या वो नजरियात हैं जिनकी बुनियाद पर बाद में आने वालों ने अरस्तू को समझा और आगे बढ़ाया है। तो हम इस चीज पर कम अज कम एतबार कर सकते हैं कि ये जो हम तराजम को पढ़ रहे हैं इनमें जो नजरियात हैं जिन पर कि जमहूर का इत्तेफाक भी है और जिनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं है, यानी कि आपको मुख्तलिफ शारहीन अरस्तू जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते नजर आए। और चूंकि फिजिक्स जैसा मौजू बहुत ही एक वाजे सब्जेक्ट है, बड़ा ही एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है ना पेचीदगी नहीं पेश आएगी, होपफुली देखेंगे। अच्छा, किताब के तकरीबन 8 अबवाब हैं, तो ये एक और चीज है जो समझने की होती है कि जब आप अरस्तू को पढ़ेंगे तो पुराने दौर के अंदर किताबें उस तरह से नहीं शाया होती थी जैसे आज आप देखते हैं, या जैसे आपने कुरून वस्ता में देखी होंगी। उसमें ये होता था कि बुक्स बुक का मतलब, आप तो बुक का मतलब एक पूरी एक किताब होती है ना, एक बंद चीज होती है, क्लोज्ड फॉर्म होती है। लेकिन उस दौर में बुक का ये मतलब नहीं होता था, बुक का मतलब सिर्फ होता था, यानी बुक को चैप्टर के मानों में लिया जाता था। तो जब अरस्तू की फिजिक्स में आप देखें बुक 1, बुक 2, बुक 3, तो उसका मतलब चैप्टर्स आप ले सकते हैं, करीब तरीन उसका माने ये हो सकता है। फिर उसके अंदर पुराने दौर के अंदर ये होता था कि वर्सेस होती थी, अगर आपके पास अंग्रेजी तर्जमा है तो आप वहां पे देख सकते हैं, उर्दू तर्जमे वालों ने ये काम नहीं किया। तो वो साथ रेफरेंस होता था, वो एक छोटा सा जो है ना साइड पे हाशिया लगा होता था। तो उसको आप आज के दौर में यानी ये वो तरीका था जो बाद में फिर मुकद्दस किताबों में भी आपने देखा होगा, ये वर्सेस इनको कहा जाता था, यानी वर्सेस के माने में इनको लिया जाता था। लेकिन आज के दौर में हम वर्सेस की शक्ल में चीजों को नहीं लिखते, हम बस एक बात शुरू करते हैं और पूरा हमारा जो किताब है वो चलती जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा हम या उसको अबवाब में तकसीम कर लेते हैं, या उसको जिल्दों में तकसीम कर लेते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वगैरह। लेकिन पुराने दौर में ये करते थे कि सबसे पहले यानी एक मौजू, तो फिजिक्स एक मौजू है, ठीक है, फिजिक्स एक किताब नहीं है। अब हम कहते तो ऐसे ही हैं कि अरस्तू की किताब फिजिक्स, लेकिन अगर पुराने दौर में देखा जाए तो ये है अरस्तू मौजू फिजिक्स पर लिख रहा है। तो फिजिक्स के मौजू के अंदर फिर उसने 8 किताबें बनाई। पहली 4 किताबें जो हैं, अगर आप उनका एक ओवरव्यू देखें तो पहली 4 किताबें बुनियादी तौर पे इस सवाल पे है कि नेचर क्या है। क्योंकि आपको शायद याद हो कि कुरून वस्ता में फिजिक्स को नेचुरल फिलॉसफी के तहत पढ़ा जाता था, जिसको आप फितरी फलसफा, कुदरती फलसफा कुछ भी कह सकते हैं। न्यूटन की किताब का नाम नेचुरल फिलॉसफी था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसका मुकम्मल नाम यही था, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। तो कुदरती फलसफा उसको कहा जाता था। उसके तहत फिर वो फल्कियात का मुताला भी करते थे, हैत जिसको बोलते थे, और उसके अंदर ही फिर वो जो है बायोलॉजी भी आ जाती थी उसके अंदर ही, केमिस्ट्री और सारा कुछ, फिजिक्स भी उसके अंदर ही होती थी। तो उसकी वजह ये थी कि नेचुरल फिलॉसफी के अंदर आपका जो बुनियादी सवाल होता था वो नेचर का मुताला। तो पहला सवाल ही ये बनता है कि नेचर क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, नेचर के खदोखाल क्या है, नेचर किस चीज को कहा जाता है। तो अरस्तू के मामले में आप देखेंगे कि बड़ी बात वाज़ेह होगी, और ये शायद आपने फलसफे की किताबों में भी पढ़ा हो कि अफलातून और अरस्तू में वाज़ेह इख्तलाफात हैं। अफलातून जिन आयान या इमसाल की बात करता था, वो मुसुल जो हैं उनका तज़किरा अरस्तू में हमें नहीं मिलता, मिलता है उसमें उसने इमसाल की बजाय उनको सूरतों का नाम दिया है, लेकिन वो सूरत जो है वो फिर मादे के साथ जुड़ी हुई। ये हम चीजें देखेंगे आगे आगे, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर ज्यादा तफसील से बात की जाए अभी, क्योंकि हम इसको मुताले के अंदर देखेंगे। तो बहरहाल पहले जो 4 किताबें हैं या अबवाब कह लें अरस्तू के,
फिजिक्स के अंदर, उनमें आप देखेंगे कि वो फितरत के ऊपर लिख रहा है, कि जिन लोगों ने पहले बात की है वो वहां से शुरू करता है कि फितरत के बारे में पुराने लोग क्या कहते थे, फितरत के उसूल क्या हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिनको अरस्तु कहता है। और ये भी आप देखेंगे कि ये भी उसका एक तरीका, यहाँ से उसका एक तरीका कार भी निकल के आएगा, कि वो फिजिक्स के अंदर या दीगर किताबों के अंदर जब किसी इल्म को पढ़ता है या किसी इल्म के बारे में बहस करता है, तो वो बेसिकली क्या उसमें तलाश कर रहा था। मसलन आज मैं जब फिजिक्स कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक फार्मूले की तलाश में होता हूँ, एक मैथमेटिकल फार्मूले की तलाश में होता हूँ। तो उस दौर में वो किस तलाश में होते थे जब वो अशिया का मुताला करते थे, तो ये चीज भी इसके साथ साथ निकल के सामने आएगी। आखिरी जो उसके 4 चैप्टर्स हैं 8 में से, उनमें जाके फिर वो हरकत के ऊपर बात करता है कि हरकत क्या है, मोशन, जो जिसको आप एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ मोशन कह सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि वो बार बार माबाद तिबियात जो है, जिसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है, एरिस्टोटल की किताब, उससे हवाले लेके आता है। खास तौर पे जो उसका फिजिक्स का आखिरी बाब होगा, 8वां बाब, वहां पे आप देखेंगे कि वो तकरीबन सारी मेटाफिजिक्स से भरी हुई है। क्योंकि ये बड़ा मशहूर मकूला है जो अरस्तू से मंसूब किया जाता है, और इसको मेरे ख्याल तमाम मजहबी जो ट्रेडिशंस हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि थॉमस एक्विनस ने जब खुदा के वजूद के 5 दलाइल दिए, तो उनमें से एक दलील ये भी है जिसको वो हरकत की दलील कहते हैं। यानी एक ऐसा आर्गुमेंट जो थ्योरी ऑफ मोशन के ऊपर बेस होता है। और ये थ्योरी ऑफ मोशन बुनियादी तौर पे अरिस्टोटल से ही आ रही होती है। तो ये आप देखेंगे कि जब आप 8वें चैप्टर को देखेंगे फिजिक्स के, तो वहां पे आप देखेंगे कि अरस्तू कैसे जो है वो मुहर्रक अव्वल की बात करता है, यानी द फर्स्ट मूवर, जिसकी वजह से तमाम मोशन पॉसिबल होती है वगैरह। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि वो मोशन क्या किसको रहा है और किन चीजों की मोशन की वो बात कर रहा है। तो ये चीजें वाज़ेह होंगी। तो बाद वाली फिजिक्स में और या आज की जदीद फिजिक्स में जो सबसे अहम मसला है वो मोशन का है। यानी न्यूटन में और उससे पहले वालों में जो बुनियादी फर्क है, वो आप देखेंगे कि वो फितरत की तारीफ का नहीं है। यानी आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फिजिक्स का जो प्रोफेसर है वो नेचर नेचर की तारीफ के ऊपर ज्यादा को दिमाग खपाता है। वो सीधे चलते हैं थ्योरी ऑफ मोशन, यानी पहला लेसन जो है वो न्यूटन के 3 कवानीन होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनकी अहमियत है, क्योंकि दुनिया को जब आप देखते हैं तो हर चीज हरकत कर रही है। तो ये समझना लाजमी होता है कि हरकत की क्या तारीफ की जाए। तो जो आखिरी 4 बाब होंगे वो शायद ज्यादा आपको रेलेवेंट लगे आज की फिजिक्स के साथ, जिन लोगों का फिजिक्स का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। जिन लोगों का ज्यादा फलसफे का बैकग्राउंड है उनको शायद पहले 4 चैप्टर्स जो है वो ज्यादा अपील करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अरस्तू जो है वो अपने से पहले वाले फलसफियों की जो फितरत के बारे में बातें हैं उनका वो तज्जिया कर रहा होता है। और उनसे फिर पता भी चलता है कि पहले कौन से लोग थे और वो क्या बातें किया करते थे। और मिसाल के तौर पे उसने पार्मेनाइड्स और जेनो वगैरह का जिक्र किया है, तो आपको पता है कि ये बड़ा एक अहम दिलचस्प बल्कि फलसफे का मौजू है कि क्योंकि जीनो और पार्मेनाइड्स वगैरह कहा करते थे कि हरकत मुमकिन नहीं है। यानी हरकत जो है ना वो एक धोखा है। तो वो अरस्तू जो है वो आप देखेंगे कि पहले ही मेरे ख्याल पहले या दूसरे चैप्टर में वो इस मसले को उठा लेता है कि भाई मैंने अगर पूरी फिजिक्स जो है वो हरकत के नजरियात पर लिखनी है, तो अगर हरकत है ही नहीं तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ। तो बहरहाल ये हम चीज देखेंगे वहां पे। तो ये यहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक तारुफ काफी है, एक बैकग्राउंड मैंने देने की कोशिश की है कि किस तरह के हालात थे और किस तरह से हम इन किताबों को जो है वो देखते हैं। लेकिन जाहिर है मेरी बात खत्म ही नहीं है, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। खास तौर पे मैं आपको रेफर करूंगा कि आप विल ड्यूरा की जो किताब है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, उसके अंदर अरस्तू का जो चैप्टर है उसको पढ़े। बर्ट्रन रसल ने जो लिखी है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उसमें आप अरस्तू का जो बाब है उसको आप देख लें। और अगर आप लोगों को मजीद शौक है तो आप ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी या इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी, इसके ऊपर जो अरस्तू की थ्योरी ऑफ मोशन या नेचुरल फिलोसफी के मुतल्लिक मज़ामीन है, आप उनको देख सकते हैं एक ओवरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ तक किसी की कोई डिस्कशन या कोई सवाल? इसके बाद फिर मैं किताब को खोलूंगा और हम फिर मुताले की तरफ चलते हैं।
चलें, अगर किसी का कोई सवाल या डिस्कशन नहीं है तो अच्छा, मेरे पास, चलें मैं स्क्रीन को शेयर करके ही आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है मेरी? जी सर, नजर आ रही है। ताशफीन आ रही असलम है। का सवाल। आ रही है। जी जी जी, शुक्रिया। ताशफीन असलम का सवाल है कि कैन यू प्लीज लिस्ट अप द रेफरेंस बुक्स। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि पहली द स्टोरी ऑफ फिलोसफी है, विल ड्यूरन की किताब है, और बड़ी फेमस है ये। मैं इसलिए ये किताबें बता रहा हूँ क्योंकि ये मशहूर हैं और ये हर जगह से मिल जाती हैं। दूसरी, आप बर्ट्रन रसल की किताब देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये उसका बड़ा मार्का तुलारा काम है। ये दो किताबें हैं जिसके अंदर अगर आपको ये मिल जाए हार्ड फॉर्म के अंदर। उसके अलावा अरस्तू में बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि पिछले 2000 सालों में, बल्कि उससे पहले, मगरिब की निशात सानिया से पहले 1500 सालों में अरस्तू ही मुअल्लिम था, यानी मुअल्लिम अव्वल ही के नजरियात थे। आप किसी भी बात वाले को उठा के देखें, प्रोफेसर वाइट हेड ने तो अफलातून को जगह दी थी। प्रोफेसर अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड बड़ा मशहूर नाम है, बर्ट्रैंड रसल के साथ मिलके उन्होंने किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। वो एक प्रोजेक्ट था जो बाद में फेल हो गया, 3 वॉल्यूम्स का, जिसको फिर कांटर ने आके और सेट थ्योरी ने आके उसको फिर चैलेंज किया। तो ना वाइट हेड ये कहता है कि दुनिया के तमाम उलूम बेसिकली दे आर द फुट नोट्स ऑफ प्लेटो। यानी अफलातून ने जो 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 मौजूआत उठाए और जो नजरियात उठाए हैं ना, तो उसके नीचे जो हाशिए लिखे जा रहे हैं, तो वो आज के सारे उलूम हैं। बहरहाल ये एक मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी। लेकिन ये दो किताबें हैं, और इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, और स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, ये दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाके अरिस्टोटल लिखें तो आपको कुछ मजामीन वहां पे मिल जाएंगे। वो मजामीन उन लोगों ने लिखे हैं जो अरस्तु, वो फिलासफर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, जिन्होंने अरस्तु के ऊपर पूरी समझने जिंदगी गुजारी है उसके मुताले में। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि दो मेरे पास वर्जन्स पड़े हुए हैं। एक ये तिबियात अजीम कुतब सीरीज के नाम से शाया हुआ ये तसनीफ जो है, ये एक तसनीफ अरस्तू है जी, तर्जमा इमादुद्दीन साहब ने किया है, और ये मेरा ख्याल शाया हुई है नेशनल बुक फाउंडेशन से। और यहाँ पे उन्होंने बड़ी मजे की अरस्तू की तस्वीर भी बनाई हुई है, जो कि मेरा ख्याल है ख्याली तस्वीर है। अम, ठीक है जी, तो ये इदारा है फ़रोग़ कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद, या नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद से मिल जाएगी आप लोगों को। तो जो लोग पाकिस्तान में हैं वो इसको ले सकते हैं, और मेरा ख्याल है हमने ग्रुप में भी इसको शेयर किया हुआ था। तो ये इसका उर्दू वर्जन है। अम, लेकिन ये कि हम डायरेक्ट चूंकि किताब पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 3 चीजें हैं, बल्कि ये देखें इन्होंने भी मुअल्लम अव्वल की ही बात की हुई है, डॉक्टर अतश तुरानी साहब, और दिबाचा इफ्तिखार आरफ का है, और पेश गुफ्तार जो है वो डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब है। तो इन्होंने काफी जो है ना को 18 सफ़े इन चीजों पे लगाए हैं तारुफ पे। तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन मैं जो है वो डायरेक्ट पहली किताब से चलूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे ख्याल ये सफा नंबर 19 से शुरू होता है, और 193 पे 8वीं किताब है। तो ये 8 किताबें हैं, और हम पहली किताब से इसका मुताला शुरू करेंगे, यानी सफा नंबर 19 से। तो अगर आप लोगों के पास उर्दू वाली ये किताब पढ़ी है तो आप सब इस किताब के सफा नंबर 19 से आप मुताला शुरू करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी किताब मेरे पास पड़ी है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये ऑनलाइन मिल जाती है पीडीएफ, और ये भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो ये बड़ी मशहूर ट्रांसलेशन है, और ये मेरे ख्याल 1930 या 1935 के करीब हुई है, बल्कि 1930 में हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 1930 में ये जो तर्जमा मेरा ख्याल है, इससे पहले अंग्रेजी में मैंने कोशिश की है ढूंढने की, लेकिन ज्यादातर जो अंग्रेजी तर्जमे मुझे मिले वो सारे यही हैं, यानी इन्हीं से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। तो ये जो हार्डी और गए हैं,
आर के गए। तो इन्होंने ये लिखा है, और ये इन्होंने लिखा है जी, ये किताब 350 बीसीई में लिखी गई है, यानी 350 कबल मसीह में ये किताब लिखी गई है। मेरा ख्याल है 322 कबल मसीह में अरस्तू की वफात बताई जाती है, तो ये 322 या 323 में। और उसके 10 साल बाद फिर सिकंदर जो है वो, उसकी वफात होती है। और अरस्तू जो है, आपको पता है कि वो सिकंदर यूनानी का भी उस्ताद था। बहरहाल 350 कबल मसीह में लिखी गई है ये किताब। और ये फिर अंग्रेजी तर्जमा है 1930 वाला, जिसको मैं जो है वो इस्तेमाल करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसके मुताले की तरफ चलता हूँ। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी वाली किताब को ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसी से मुताला करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साथ साथ आपको अंग्रेजी दिखाता जाऊं तो भी ठीक है, वरना मैं ये स्क्रीन शेयर खत्म करके, क्योंकि मेरे पास ये किताब पड़ी है, तो मैं आपको, नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आप क्या देखना चाहते हैं। अगर सिर्फ मेरी शक्ल देखनी है तो फिर मैं इसको, स्क्रीन को स्टॉप करूंगा। मेरा ख्याल है बुक की जरूरत नहीं है देखने की। आप बात करें, हम उसको बाद में देख लेंगे उसको। चलिए, ठीक हो गया, शुक्रिया मुजाहिद। अच्छा जी, तो बुक वन, पार्ट वन है। और इसके अंदर सबसे पहले अरस्तू कहता है कि when the objects of an inquiry in any department have principles, conditions, or elements, it is through acquaintance with this that knowledge, that is to say scientific knowledge, is attained। पहली चीज वो तारुफ करवा रहा है, और ये आप देखेंगे कुरान वस्ता तक भी इसी तरह से मौजू का तारुफ करवाया जाता था। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इंक्वायरी से मुराद ये है कि हम इसके बारे में अब मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो फिजिक्स में आप देखेंगे आगे जाके वो बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट्स बुनियादी तौर पर मादी चीजें हैं, फितरी चीजें हैं। किसी भी शोबे में जब आप कोई किसी इल्म के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो असल में जो चीज आप जानते हैं वो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जिनको उसूल कहा जाता है। उसूलों को आप आज के दौर में समझ लें कि यानी मुबादियात हैं, बुनियादी चीजें। यानी उस इल्म के अंदर जो आप बुनियादी बातें सीखते हैं, सबसे सादा तरीन बातें सीखते हैं, उनको प्रिंसिपल के तौर पे कहा जाता है। कंडीशन से मुराद शराइत हैं, हालात हैं, कि कौन सी कंडीशंस के अंदर, कौन से शराइत के साथ आप उन अशिया का मुताला करते हैं, कि कौन सी शर्त उनके अंदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आप हिस्सी चीजों के बारे में मुताला करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये हिस इसके अंदर होनी चाहिए, यानी आप हिस के जरिए, आप सेंसेस के जरिए इसको, 5 सेंसेस के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक शर्त है मिसाल के तौर पे। और एलिमेंट्स से मुराद अज्जा है, कि कोई भी चीज है तो उस वो किन, या कोई भी इल्म है, उन चीजों का जो इल्म है वो किन अज्जा पर मुश्तमिल होगा। तो अगर आपको ये तीन चीजें उसके बारे में पता हो जाएं, तो आप उसको एक साइंटिफिक नॉलेज का नाम दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज का जो तर्जमा किया गया है, ये पुराने दौर में इल्म को ही साइंस कहा जाता था, और खास की इल्म को साइंस कहा जाता था। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि साइंस और आर्ट में उस दौर में ज्यादा फर्क नहीं था। बस ये था कि फन को एक प्रैक्टिकल चीज समझा जाता था, और साइंस को एक इंटेलेक्चुअल चीज समझा जाता था। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि for we do not think that we know a thing until we are acquainted with its primary conditions or first principles and have carried out analysis as far as its simplest elements। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बड़ी अहम लाइन है फिजिक्स की। यहाँ पे बुनियादी तौर पे वो जदलियाती तरीकेकार की तरफ चल रहा है। तो दो तरीके थे जिनके जरिए चीजों का इल्म हासिल होता था। एक ये होता था कि आप कुल्लियात से शुरू करके जुजियात का इल्म हासिल करते थे। यानी सबसे पहले आपकी कोशिश होती थी कि आप किसी चीज के बुनियादी उसूल या जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको आप हासिल करें, और फिर वहां से आप जो है वो किसी पर्टिकुलर को समझें। मिसाल के तौर पे पहले आप ये समझेंगे कि इंसान क्या है। जब आप ये समझ गए कि इंसान क्या है, और आप इंसान की एक तारीफ पर पहुंच गए, तो फिर आप देखेंगे कि जी फलां शख्स, मिसाल के तौर पर शख्स अलफ या शख्स बे जो है,
वो इंसान है या नहीं। तो अगर उसमें उस जनरल इंसान वाली यानी कुल्ली इंसान वाली खूबियां पाई जाएंगी तो हम कहेंगे कि जी देखें जी ये उन कुल्लियात पर पूरा उतरता है, उन फर्स्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा उतरता है, तो हम कहेंगे कि ये भी इंसान है। दूसरा ये कि आप जुजियात से शुरू करें। तो पहले तरीके को कहा जाता था डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको शायद इस्तखराजी तरीकेकार कहा जाता है। और दूसरा होता था कि आप इस्तकरा करते थे, यानी आप ये करते थे कि खास चीजों से शुरू करते थे, पर्टिकुलर से, और आप यूनिवर्सल की तरफ जाते थे। उससे आप जनरल असूलों की तरफ या फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ जाते थे। ठीक है। तो अरस्तू ने फिजिक्स का, और ये एक बड़ा अहम आप देखेंगे आगे जाकर कि बड़ा एक अहम मसला भी है, क्योंकि आज की फिजिक्स जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग पे चलती है, इंडक्शन के जरिए चलती है कि आप जुजियात का मुताला करते हैं और उन जुजियात से आप किसी एक फार्मूले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरस्तू जो फिजिक्स को यहाँ पर मुतारफ करवा रहा है, तो वो कह रहा है कि हम किसी चीज के बारे में उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक हम उसके बुनियादी उसूल ना समझ लें, और उसके सादा से सादा अज्जा तक आप रसाई ना हासिल कर लें, आप उसका एनालिसिस ना कर लें, यानी उसकी तहलील ना कर लें। तो ये भी एक आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये एक तकरार रहेगी अरस्तू के मुताले के अंदर, कि वो जुजियात से कुल्लियात की तरफ जा रहा है या कुल्लियात से जुजियात की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बहरहाल ये कह रहा है कि आपको किसी शय का मुकम्मल इल्म तब हासिल होता है जब आप उसको उसके कुल्लियात भी पता चल जाते हैं, यानी उसके बारे में जो बुनियादी सादा तरीन बातें हैं वो भी पता चल जाती हैं, और आपको उसके अज्जा का भी तजिया हो जाता है। अच्छा, फिर कहता है कि plainly, therefore, in the science of nature, as in other branches of study, our first task will be to try to determine what relates to its principles. तो ये समझ लें कि यहाँ पे उसने फिजिक्स का तारफ दे दिया कि फिजिक्स बुनियादी तौर पे साइंस ऑफ नेचर है। तो ये पहली तारीफ हमें यहाँ से मिल रही है कि अरस्तू के मुताबिक फिजिक्स का मतलब है साइंस ऑफ नेचर, यानी नेचर का इल्म, यानी फितरत का इल्म, और नेचुरल फिलोसफी, जिस इसलिए बाद में इसको उसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा वो कहता है पहला काम ये है कि हम इसके उसूलों तक पहुंचे, इसके प्रिंसिपल्स तक पहुंचे। अच्छा, तो एक बात तो हमें यहाँ से ये मत पता चल रही है कि आगे चल के वो इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेगा। अच्छा, प्रिंसिपल्स का जो लफ्ज है ना वो बहुत ज्यादा वसी माने रखता है। तो एक तो इसको उसूल के मानों में लिया जाता है, एक इसको कुल्लिये के माने में भी लिया जाता है, और कभी कभार इसको मुबादियात के मानों में भी लिया जाता है। यानी इसलिए यहाँ पे आप देखें वो बात करेगा प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स के अ, किसी शोबा इल्म के जो उसूल होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला मसला शायद वो इस यहाँ से शुरू करेगा कि फिजिक्स के जो उसूल हैं वो कितने हैं। तो बहरहाल चलते हैं आगे। तो कहता है कि द नेचुरल वे ऑफ डूइंग दिस इज टू स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच आर मोर नोएबल एंड ऑब्वियस टू अस and proceed towards those which are clearer and more knowable by nature। अच्छा, ये बात जो है ना ये इसने मेटाफिजिक्स में भी बहुत दफा की है, और इसने बाकी जो किताबें हैं मसलन हैवानात के ऊपर जो इसका काम है उसमें भी इसने बहुत दफा ये बात लिखी है। तो इस बात का मतलब ये है कि हम लोगों ने, इंसानों ने, जब से जुबान सीखी है और हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हमने कुछ चीजें कुछ तसव्वुरात इस दुनिया के बारे में कायम किए हुए हैं। तो ये वो तसव्वुरात हैं या उसूल हैं जिनको रस्तू कह रहा है कि नोएबल टू अस हैं, ऑब्वियस टू अस हैं, कि हमारे हमारे हमें लगता है कि ऐसे ही हैं। मतलब ये सेंस परसेप्शन की चीजें हैं, ये बिल्कुल सामने की बातें हैं, वाजे बातें हैं। ये वो बातें हैं जिनको बगैर किसी गहरे मुताले के और बगैर किसी तज्जिए के इंसान जान लेता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ऐसी बातों में एक सादा बात आ जाती है कि आप देखते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, और हर रोज आप ये फिनोमिना देख रहे हैं। आप देखते हैं कि जब कोई चीज सूरज की रोशनी के रास्ते में रखी जाती है तो उसका साया बन जाता है। ठीक है ना। आपको सादा सी बात ये पता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं। तो ये वाली वो चीजें हैं जिनको अरस्तू कह रहा है कि मोर नोएबल एंड ऑब्वियस टू अस हैं, यानी हमारे सामने ये बिल्कुल वाजे बातें हैं। तो क्या ये बातें जो मेरे सामने वाजे हैं, जब मैं फितरत का मुताला करूंगा, तो क्या
फितरत के अंदर भी इन बातों का कोई ना कोई ताल्लुक है या नहीं, क्योंकि फितरत भी तो किसी न किसी उसूल पे चल रही है ना, किसी कवानीन पे चल रही है। तो जो जिन कवानीन पे फितरत चल रही है, जिन उसूलों को फितरत जो है वो फॉलो कर रही है, और जो उसूल मैंने अपने जहन में या इंसानों ने अपने जहन में चीजों को देखकर, अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर बनाए हैं, इनके दरमियान जो है वो क्या रास्ता है। ठीक है। तो अरस्तु ये कहता है कि हमें उन बातों से शुरू करना चाहिए जो हम करते हैं, जो हमारे नजदीक ज्यादा वाज़ेह हैं। तो हमारे नजदीक से मुराद इंसानों के नजदीक, और इंसानों से मुराद उस दौर के जो फलसफी या जिनकी बातें अरस्तु तक पहुंची थी, ये उनकी बात कर रहा है। तो यही वजह है कि जब आप देखेंगे कि वो आगे जाकर पुराने फलसफियों के नजरियात से शुरू करेगा। मसलन हम आज जब ये बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, और हम दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं अरस्तू के लेंस से, तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं ना। हमारे जहन में भी तो कुछ चीजें हैं जो इस दुनिया के बारे में हैं, और जो लोग हम में से किसी खास शोबा इल्म से ताल्लुक रखते हैं, तो उस उनके जहन में कुछ बातें तो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन बातों को, क्योंकि मैं खला से तो शुरू नहीं कर सकता, यानी मेरा जहन बिल्कुल एक जीरो नॉलेज से स्टार्ट तो नहीं होता। तो मेरे जहन के अंदर जो बातें हैं दुनिया के बारे में, मैं पहले उनका तज्जिया शुरू करूंगा, और उनका तज्जिया करते करते मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि जो फितरत में दुनिया में असल चीजें हैं, दुनिया जैसे चल रही है, क्या ये वही है जो कि मेरे जहन में बातें थी। तो ये वो बात यहाँ पर वो कहा है कि हम उन बातों से शुरू करेंगे जिनका हमें पहले से इल्म है, जो हमारे नजदीक बहुत वाज़ेह हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो फितरत में दरअसल मौजूद है, जो हकीकत में मौजूद है। ठीक है। फॉर द सेम थिंग्स आर नॉट नोएबल रिलेटिवली टू अस एंड नोएबल विदाउट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, वही बात कर रहा है कि फर्ज करें कि कोई एक चीज है, और वो चीज जो है वो हमने जिस तरह से उस चीज को समझा है, और जैसे वो चीज खुद ब खुद मौजूद है या हो रही है, वो एक एक चीज नहीं है, वो ये कहता है। और यहाँ से दो दो इस्तिलाहात भी निकलती हैं जिनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। मफहूम जहनी होता है कि एक एक मफहूम होता है जो आपके जहन में होता है एक शय के बारे में, और एक शय हकीकी होती है जो असल में मौजूद होती है बाहर। तो वो कहता है कि ये जाहिर है कि ये चीजें सेम तो नहीं होती ना। मसलन आप एक आम आदमी से पूछते हैं कि यार ये तुम सूरज के बारे में क्या कहते हो, तो उसके सामने तो एक वो गोला है आग का जो मशरक से निकल के मगरिब में डूब जाता है। तो जब आप इसका मजीद मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई नहीं, सूरज तो बहुत बड़ी चीज है और जमीन उसके गिर्द घूम रही है। आपको लगता है कि जमीन जो है वो साकन है और जमीन जो है वो कहीं नहीं चल रही, आप जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं। हमारी जुबान भी इसी तरह से बनी है। तो अब जमीन के बारे में जो मेरे जहन के अंदर मफहूम है, तसव्वुर है, और जमीन इट सेल्फ जो है वो एक जमीन नहीं है। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि दो मुख्तलिफ जमीनें हैं। तो हमने कोशिश करना है कि उनको एक जमीन बनाते हैं। So in the present inquiry, we must follow this method and advance from what is more obscure by nature, but clearer to us towards that what is more clear and more knowable by nature। तो ये एक बड़ी खूबसूरत उसने बात की है कि हमें अपने जो जहन के बनाए हुए तस्वुरात हैं उन्हीं पे इक्तफा नहीं कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि चूंकि जमीन के बारे में जो मेरे सामने वाज़ेह बातें हैं, जो मुझे बातें पता है, बस वही हकीकत है। वो कहता है नहीं, इल्म का मकसद ये होता है कि मेरे जहन में मुझ तक जो बातें पहुंची हैं मैं उनका तज्जिया करके उन बातों तक पहुंचूं जो हकीकत में दुनिया में मौजूद हैं, जिनके मुताबिक दुनिया चल रही है। तो ये समझ लें, एक तरह से उसने इल्म की एक तारीफ भी पेश की है कि हमें उन चीजों से शुरू करना है। मतलब मेरे जहन में ये है कि सूरज मशरक से तलू होता है, सूरज को पता भी नहीं है कि मशरक क्या होता है, मगरब क्या होता है। सूरज को क्या पता कि मशरक क्या है और मगरब क्या है। तो ये मशरक और मगरब की जो मफहूम है वो मेरे जहन के अंदर है, सूरज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही वो बात कर रहा है कि व्हाट इज मोर ऑब्सक्योर बाय नेचर, नेचर को उसका नहीं पता। ठीक है ना, नेचर के लिए वो अनजान चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए वो अनजान चीजें नहीं है। मुझे पता है कि एक मशरक होता है, एक मगरिब होता है, और मैं सूरज को इस तरह देखता हूँ। तो हमारा मकसद जो है, फिजिक्स का मकसद असल में ये होता है कि हम अपने जहन के तस्वुरात को से चलें, उनका तज्जिया करना शुरू करें, और उन नजरियात तक पहुंचें जो हकीकत में फितरत में मौजूद हैं।
नाउ व्हाट इज टू अस प्लेन एंड ऑब्वियस। अब वो उनका तजिया करना शुरू करता है कि कौन सी बातें हैं जो हमें मालूम है। यहाँ हमें से मुराद इंसान नहीं है, यहाँ हमें से मुराद अरस्तू है, और अरस्तू से पहले के जो फलसफी हैं उनकी वो बातों को लेके चल रहा है। क्योंकि जाहिर है अरस्तू जहां से शुरू कर रहा था, उससे पहले अफलातून और सुकरात और थैलस और डेमोक्रिटस और पार्मेनाइड्स और वो पूरी एक लिस्ट जो है आपको प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स की मिलती है। तो वो सारी बातें ज़ाहिर है अरस्तू तक पहुंची थी, जैसे हम तक जो है वो उनकी बातें पहुंची हैं, और हम अरस्तू से शुरू करके जदीद फिजिक्स पे आना चाहते हैं। तो अरस्तू जो है वो अपने से पहले वालों से शुरू करके आगे जाना चाहता है। तो जो बातें अरस्तू को पहुंची थी उनमें से पहली जो है वो ये बात करता है कि what is to us plain and obvious at first is rather confused masses, the elements and principles of which become known to us later by analysis। ठीक है ना, तो वो वही बातें हैं कि वो उसूल, वो अज्जा, वो चीजें जिनके बारे में यानी मादा जो है जिसके बारे में मुख्तलिफ तरह के लोगों के नजरियात थे, तो वो कहता है कि वो चीजें हम तक सबसे पहले पहुंची हुई हैं। Thus we must advance from generalities to particulars। ये बड़ा अहम जुमला, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि अरस्तू अपनी फिजिक्स के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग या इस्तिखराजी तरीक़ेकार को लेके चलेगा। मस्ट एडवांस फ्रॉम जनरलिटीज टू पर्टिकुलर्स, कि हमें पहले कुल्लियात जो है उनका तज्जिया करना है, और फिर देखना है कि जो बातें मुझ पे फर्ज करें कि 10 कुल्लियात मुझ तक पहुंचे हैं, 10 प्रिंसिपल्स जो हैं वो मुझसे पहले लोगों ने बना के मुझे दिए हैं, तो मैं उनका तज्जिया करूंगा, देखूंगा उनमें से कौन से कुल्लियात जो हैं वो वाकई हकीकत के करीब हैं, फितरत के करीब हैं। और जब मुझे उन कुल्लियात का पता चल जाएगा तो फिर उन कुल्लियात को मैं फिर एक एक शय के ऊपर दुनिया की एक एक शय के ऊपर उसका इतलाक करके उनको समझने की कोशिश करूंगा। For it is a whole that is best known to sense perception। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि हमारे हवास के सामने जो चीज सबसे पहले आती है वो होल आता है। मसलन मेरे सामने एक इंसान आता है, मेरे सामने एक दरख्त आता है, मेरे सामने एक सूरज आता है। ये नहीं आता कि सबसे पहले मेरे सामने एक एटम आएगा और बहुत सारे एटम जो है हाइड्रोजन एटम मिल के हीलियम बनाएंगे, और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन वगैरह सारा कुछ होगा, और फिर जाके सूरज नजर आएगा। या पहले मुझे बीज नजर आएगा, फिर मुझे उसके तने बनते नजर आएंगे, फिर उसके मुझे पत्ते बनते नजर आएंगे। ऐसा नहीं होता। तो हमारी सेंस परसेप्शन सबसे पहले जिस चीज को देखती है वो एक होल है, वो एक कुल्लियत है, वो एक पूरी यानी मुरक्कब है। होल को आप मुरक्कब कह सकते हैं, हमें एक पूरा मुरक्कब नजर आता है, और बाद में फिर आप तज्जिए करके उसके अज्जा तक जाते हैं। तो अरस्तू इसलिए कह रहा है कि जब आप मादी दुनिया को देखते हैं तो आपके सामने जो चीजें नजर आती हैं वो एक मुरक्कब के तौर पर नजर आती हैं, और फिर उन मुरक्कब का आप तज्जिया करके एनालिसिस करके आप उनकी जुजियात को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम दिलचस्प बात ये भी देखें कि चूंकि फिजिक्स के बारे में यानी किस तरह से फिजिक्स की तारीफ इसके अंदर ही छुपी नजर आ रही है। वो कह रहा है कि फॉर इट इज अ होल दैट इज बेस्ट नाउन टू सेंस परसेप्शन। तो इसका मतलब अरस्तू के जहन में फिजिक्स उन अशिया का मुताला है जो सेंस परसेप्शन में आती है, जो हवास में आती है। और मेरा ख्याल है कि ये बात अभी तक जदीद दौर तक भी ये चलती रही है। लेकिन फिर आगे जाके आप देखेंगे कि वो इसको मेटाफिजिक्स से भी मिला देगा। लेकिन यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जो सबसे पहले जो हमारे पास चीजें आती हैं वो सेंस परसेप्शन की आती हैं। और अगर आप सेंस परसेप्शन से फिजिक्स का मुताला, सेंस परसेप्शन वाली चीजों को फिजिक्स समझते हैं, तो सेंस परसेप्शन में तो आपके पास जुजियात नहीं आते, आपके पास मुरक्कबात आते हैं, होल्स आते हैं। ठीक है। एंड अ जनरलिटी इज अ काइंड ऑफ अ होल। ठीक है, तो उस होल के बारे में जो आप एक अमूमी तस्वुर कायम करते हैं वो कह रहा है कि वो भी एक किस्म का मुरक्कब होता है। कॉम्प्रीहेंडिंग मैनी थिंग्स विद इन इट। ठीक है ना, मैनी थिंग्स, मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी थी इंसान, हमारे सामने इंसान आता है, तो हमारे जहन के अंदर एक तस्वुर है इंसान। तो उस इंसान के तस्वुर के अंदर औरत भी आती है, मर्द भी आता है, बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, ताकतवर भी आता है, कमजोर भी आता है, लायक भी आता है, बुजदिल भी आता है, बहादुर भी आता है। तो ये सारी चीजें इंसान के साथ ताल्लुक रखती हैं। लेकिन हमारे परसेप्शन में जो पहला लफ्ज, पहली चीज, पहला तस्वर आता है किसी शख्स को देख के, तो वो आता है इंसान। और बाद में हमें पता होता है कि इसके अंदर मजीद अज्जा भी होते हैं। तो यही वो बात कर रहा है, जिनको वो पार्ट्स कह रहा है, अज्जा कह रहा है। मच द सेम थिंग हैपन इन द रिलेशन ऑफ द नेचर टू द फार्मूला।
तो अब मिसाल दे रहा है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मिसाल आपको इंसान की दी है, उसने फार्मूला की मिसाल दी है, कुलिये की मिसाल दी है। कि मिसाल के तौर पे आपके जहन में एक तस्वर सबसे पहले बनता है, राउंड, गोलाई का एक तस्वर बनता है। तो गोलाई एक मुबहम सा तस्वर मेरे जहन के अंदर है, और मैंने शायद कभी कोशिश भी ना की हो इसको डिफाइन करने की, लेकिन मेरे जहन में ये एक तस्वर गोलाई का मौजूद है। इसके बाद मैं चीजों को देखता हूँ तो वो चीजें उस तस्वर में फिट बैठती हैं, तो मैं कहता हूँ कि मसलन जमीन गोल है, सूरज गोल है, गेंद गोल है, सेब गोल है, फलां गोल है, फलां गोल है, वगैरह वगैरह। इसी तरह वो बच्चे की मिसाल देता है कि एक बच्चा जब इंसानों को देखता है, मर्दों और औरतों को देखता है, तो वो उसके लिए आगाज में एक जैसे ही नजर आते हैं। उसे नहीं पता होता कि ये मर्द है और ये औरत इसको कहते हैं, और या ये मेरा बाप है और ये मेरी माँ है, और बाकी औरतें मेरी माँ नहीं है और बाकी मर्द मेरे बाप नहीं है। तो ये चीजें बाद में आहिस्ता आहिस्ता तज्जिया करने पे उस बच्चे का जैसे जैसे जहन तरक्की करता है, वो सीखता जाता है। तो यहाँ पे वो अरस्तू उसकी मिसाल दे रहा है कि आपके जहन में सबसे पहले जो तस्वुरात बनते हैं उनकी नौइयत मुरक्कब की होती है, जुज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है वो जुजियात का मुताला करते करते जो है वो एक दिन इस बात पे पहुंच जाए कि हाँ ये वाला जो है ना ये मेरा बाप होना चाहिए। बहरहाल पहुंच सकता है, मुझे नहीं पता लेकिन अरस्तू ये बात कर रहा है। तो यहाँ तक पार्ट वन हमारा मुकम्मल हुआ है। इसके बाद पार्ट टू की तरफ चलते हैं। तो पार्ट वन में हमें क्या पता चला है, कि सबसे पहली पहली बात हमें ये पता चली है कि फिजिक्स को बाकी उलूम की तरह अरस्तू के मुताबिक अगर आपने फिजिक्स का मुताला करना है तो दरअसल आपने चीजों के उसूलों तक पहुंचना है, उनके प्रिंसिपल्स तक पहुंचना है। और पहुंचने का तरीकाकार वो क्या बता रहा है कि आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, आप एक कुल से जुज की तरफ जाएंगे, जुजियात की तरफ जाएंगे। तो ये दो चीजें आपको हिस्सा अव्वल के अंदर से मिलती हैं। इनको आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं कि ये दो बुनियादी टेक होम मैसेज आप कह लें कि पहला हिस्से का जो मैसेज है वो ये है। दूसरा हिस्सा, अब द प्रिंसिपल्स इन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब वो जा रहा है उन उसूलों की तरफ जिन जो उस तक पहुंचे हुए हैं। द प्रिंसिपल्स इन क्वेश्चंस मस्ट बी आइदर वन और मोर देन वन। कहता है कि जिन उसूलों की तलाश हम करना चाह रहे हैं, जिन फार्मूलों तक हम पहुंचना चाह रहे हैं फिजिक्स के, वो या एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। It must be either motionless, as Parmenides and Malthus assert, or in motion, as the physicists hold, for some declaring air to be the first principle, others water. तो ये बड़ी मशहूर बात है, ये मेरे ख्याल आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। तो वो कह रहा है कि जो उसूल हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिन चीजों से मिलकर दुनिया बनी है, जो सबसे बुनियादी चीजें हैं जिनसे ये दुनिया बनी है, वो बुनियादी चीजें, कहता है कुछ लोग कहते हैं कि वो एक है, कुछ लोग कहते हैं एक से ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि उनमें जाती हरकत नहीं पाई जाती, वो मोशनलेस हैं, बेहरकत हैं, जैसे कि पार्मेनाइड्स या उसका शागिर्द जीनो वगैरह मानते थे। या फिर वो उसूल हरकत में है, यानी जिन चीजों से दुनिया बनी है वो चीजें खुद भी हरकत में हैं। एज द फिजिसिस्ट होल्ड, यहाँ पे फिजिसिस्ट से मुराद तिबीयून है, अरबी में इसके लिए। तो तिबीयून जो होते थे ना, वो कह लें कि एक किस्म के एम्पिरिसिस्ट जो होते थे, यानी ये जो बिल्कुल हिस्सी मशाहदात के ऊपर जो है वो खड़े होते थे ना, उनके बारे में उस दौर में फेसिस्ट के तौर पे उनको लिया जाता था। अच्छा, कुछ कहते हैं कि ये जो उसूल हैं जिनसे दुनिया बनी है, वो एक है और वो पानी है। किसी ने कहा कि वो आग है, किसी ने कहा कि वो मट्टी है। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की इब्तिदा में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो लोग, ये अरस्तू से पहले की बातें हैं कि लोग इनके बारे में कहते थे कि दुनिया पानी से बनी है, मिट्टी से बनी है, आग से बनी, हवा से बनी, वगैरह वगैरह। अब वो उनका तज्जिया कर रहा है। तो पहले वो ये सवाल उठाता है कि चलें सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो दुनिया जिन चीजों से बनी है वो तमाम चीजें असल में एक हैं या एक से ज्यादा है। इफ मोर देन वन, अगर वो एक से ज्यादा है, देन या तो वो महदूद मिकदार में होंगी और एन इन्फिनिट प्लुरैलिटी, या वो लामहदूद होंगी। ठीक है ना, या वो, देखें अगर एक है फिर तो मसला खत्म हो गया, वो एक ही है, वो या हवा है, वो या पानी है, या आग है, या मट्टी है। ठीक है, तो वो एक ही है, इनमें से कोई एक है।
अगर एक नहीं है तो फिर या दो होंगी, या दो से ज्यादा होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, वगैरह वगैरह। अब जब आप गिनना शुरू करते हैं तो गिनते गिनते हो सकता है कि लामहदूद गिनती हो, या हो सकता है कि एक महदूद गिनती हो। तो या तो दुनिया जिन चीजों से मिलकर बनी है वो लामहदूद है, उनकी तादाद लामहदूद है बुनियादी अ, उसूलों की, या फिर वो महदूद है। अगर वो महदूद है और वो एक से ज्यादा है, इफ फाइनाइट बट मोर देन वन, देन आइदर टू और थ्री और फोर और सम अदर नंबर। ठीक है, अगर महदूद होंगी तो हम पूछेंगे कि अच्छा जी कितनी है। ठीक है ना, कि दो है, तीन है, चार है, तो हम पूछेंगे कि वो कितनी है। अगर लामहदूद है, जैसा कि डेमोक्रिटस मानता था। अब डेमोक्रिटस का नाम आपने एटम के हवाले से सुना होगा। ये वो फलसफी था अरस्तू से पहले जिसने ये तस्वुर दिया था कि दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो एटमों से मिलकर बनी है, और एटम एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब यूनानी जुबान में होता है नाकाबिले तकसीम। वो कहता था कि अगर चीजों को तकसीम करते जाएं तो आप एक सबसे छोटे बुनियादी जरे पर पहुंचेंगे जिसको एटम कहा जाता है, और आप उसको मजीद तकसीम नहीं कर पाएंगे। और डेमोक्रेटस ये कहता था कि हर चीज के अपने एटम होते हैं, और ये सारे एटम जो है वो एक खला में तैर रहे होते हैं। तो और उनके अंदर जाती हरकत पाई जाती है। तो डेमोक्रेटस के नजरिए में तीन बुनियादी बातें हैं। पहली बात ये कि दुनिया एटमों से मिलकर बनी है, यानी एटम नाकाबिले तकसीम जर्रात, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। इसीलिए आप देखें कि इन्फिनिट वाली मिसाल में वो अरस्तु जो है वो डेमोक्रेटस का नाम ले रहा है। वो एक से ज्यादा जर्रात है और वो एटम है, और हर चीज के एटम मुख्तलिफ है। दूसरी बात कि ये एटम खला में तैर रहे हैं। तो हर दो एटमों के दरमियान एक खला पाया जाता है, जिसके लिए उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था वॉइड, VOID, अंग्रेजी का जो लफ्ज है, खला। और तीसरा ये कि अगर मेरे पास दो एटम हो और दरमियान में खला हो तो इससे तो कोई चीज नहीं बनेगी, कोई चीज हरकत भी नहीं करेगी। लेकिन डेमोक्रेटस जो है वो बिलीव करता था हरकत में। तो हरकत के लिए उसने कहा कि इन एटमों के अंदर अपनी जाती हरकत पाई जाती है। तो ये तीन चीजें थी जिनसे डेमोक्रेटस का नजरिया बनता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, जो उर्दू में तराजुम करते हैं या जिन्होंने अरबी में लिखा, वो एटम के लिए जौहर का तर्जमा करते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जौहरी तवानाई का मरकज कहा जाता है। तो ये एक गलत इस्तेलाह है। फलसफे में जौहर का लफ्ज एटम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना, एटम को एटम ही कहा जाता है। जैसे पार्टिकल को जर्रा कहा जाता है, तो अगर कोई पार्टिकल कह रहा है तो आपको पता है वो एटम की बात नहीं कर रहा। तो जौहर का लफ्ज जो है वो सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होगा, वो हम आगे चलेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे एटम से मुराद वो जर्रात हैं जिनसे दुनिया बनी हुई है डेमोक्रेटस के मुताबिक। वो जौहर की बात नहीं कर रहा। बहरहाल, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मतलब ये ऑप्शंस आ गई हैं अब आपके पास। पहले दो ऑप्शंस हैं कि उसूल एक है या एक से ज्यादा। अगर एक है, बात खत्म, वो हवा है या आग है या पानी है या मिट्टी है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर या वो महदूद तादाद में है, तीन चार है, पांच है, कोई एक तादाद है, या फिर लामहदूद है। अगर वो महदूद तादाद है तो फिर एम्पिडोकल्स का नजरिया आ जाएगा कि चार हैं जी। एम्पिडोकल्स ने कहा कि चार है। ठीक है, यानी एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और एक से ज्यादा कितने हैं? लामहदूद नहीं है बल्कि चार है। डेमोक्रेटस कहता था लामहदूद है, एम्पिडोकल्स कहता था चार है। ठीक है ना, आगे मट्टी पानी चारों है। लेकिन और आप आगे जाके देखेंगे कि अरस्तु भी चारों चार वाले को मान लेता है, कहता है कि चार ही है। तो चलेंगे इससे आगे। तो यहाँ पे अभी वो सिर्फ बहस कर रहा है कि कितने होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक सवाल हो गया। अच्छा, a similar inquiry is made by those who inquire into the number of existence। अब ये तफसील है कि मौजूदात की तादाद के हवाले से एग्जिस्टेंट के लिए हम मौजूदात का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। कि यहाँ पे ये माबादुतिबियात की बात कर रहा है असल में, कि चूंकि माबादुतिबियात वजूद का मुताला है, फिजिक्स जो है वो फितरत का मुताला है, जबकि माबादुतिबियात मेटाफिजिक्स वजूद का मुताला है। तो अब ये चूंकि उसकी बात कर रहा है, माबादुतिबियात में चला गया, तो वो यही बात कर रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि मौजूदात कितने हैं, वजूद कितने हैं, वजूद वाहिद है या वजूद एक से ज्यादा है, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जो हम फिजिक्स में कर रहे हैं। तो मैं इसको स्किप करके आगे चलता हूँ क्योंकि हमारा मकसद मेटाफिजिक्स नहीं है। नाउ टू इन्वेस्टिगेट दी वेदर बीइंग इज वन थिंग। देखा ना, जब मैंने
अभी आपसे बात की थी कि ये एग्जिस्टेंस असल में मौजूदात यानी मेटाफिजिक्स के मानों में है, तो वो चला गया, मैं अब मेटाफिजिक्स के अंदर घुस गया। ये मेटाफिजिक्स की बहस है कि बीइंग विद कैपिटल बी या वजूद जो है वो, उसके बारे में जितने भी सवालात हैं अब ये सारे उनके ऊपर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, कि ये जानने के लिए कि वजूद वाहिद है, हरकत में है या बेहरकत है, तो वो कहता है कि इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ नेचर, ये फितरत के मुताले में नहीं आता, ये माबाद तिबियात में आता है, जहाँ पे हम ये बहस करते हैं कि वजूद क्या है और वजूद में हरकत है या नहीं, और वजूद एक है या एक से ज्यादा है। लेकिन वो सिर्फ एक किस्म की मिसाल पेश कर रहा है कि जिस तरह माबाद तिबियात में वजूद के बारे में बातें करते हैं, अब वजूद चूंकि हिस्सी नहीं है सिर्फ, वजूद एक बहुत ही यानी माबाद तिबी तस्वर है, सिर्फ तबीई नहीं है, सिर्फ फिजिकल नहीं है। तो इसलिए वो फिर, लेकिन वो कहता है कि बहस एक जैसी है तादाद के हवाले से। फॉर जस्ट एज द जियोमीटर हैज नथिंग मोर टू से टू, आगे फिर वो ये बस यही मिसाल दे रहा है। मेरा ख्याल है मैं इसको भी स्किप करूंगा। वो यही बताना चाह रहा है कि चूंकि मौजूद की बहस जो है वो हम कुदरती साइंस या फिजिक्स के अंदर नहीं करेंगे, और कोई हमसे पूछेगा कि वजूद के बारे में बातें करो, तो हम फिजिक्स में उसका जवाब नहीं देंगे, हम मेटाफिजिक्स में उसका जवाब देंगे। तो ये कह के जो है वो आगे चलते हैं। तो अच्छा, इसके बाद अगले पैरे को भी मेरा ख्याल है हम स्किप करते हैं, क्योंकि ये भी फिर मेटाफिजिक्स की बातें हैं। ओके, वी फिजिसिस्ट ऑन द अदर हैंड, ये मैं तीसरे पैरे पे उसके बाद जा रहा हूँ। कहता है वी फिजिसिस्ट ऑन द हैंड must take for granted that the things that exist by nature are either all or some of them in motion। ठीक है, यहाँ पे फिर वो हरकत का मसला आ गया। ठीक है, तो पहला मसला कि उसूल कितने हैं, दुनिया के मुबादियात कितने हैं, कितनी चीजों से मिलकर बनी है। तो एक तो ये हम तलाश करने की कोशिश करेंगे इस फिजिक्स में। दूसरा हमारा तरीकेकार, हमने पता कर लिया कि हम जनरल से शुरू करेंगे और पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। तीसरी बहस जो हम फिजिक्स के अंदर वो कह रहा है हम करेंगे, वो हरकत की होगी। क्योंकि वो कहता है कि हमें पता है कि हमारे सामने कुछ चीजें जो मौजूद हैं, उनमें से कुछ चीजें हरकत में होती हैं और कुछ जो है वो हरकत में नहीं होती। जो चीजें हरकत में हैं, मिसाल के तौर पे सूरज की हरकत है, चांद की हरकत है, हवा के जरिए पत्तों की हरकत है, लेकिन तना जो है वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, पहाड़ जो है अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो आपको हरकत में नजर आती हैं और कुछ चीजें आपको बेहरकत नजर आती हैं। विच इज इंडीड मेड प्लेन बाय इंडक्शन। कहता है कि ये हमें कैसे पता चला कि कुछ चीजें हरकत में है कुछ नहीं है। तो कहता है ये इंडक्शन से पता चलता है, यानी आप इसको इस्तकराई तरीकेकार से, यानी आप पर्टिकुलर चीजों की, जैसे मैंने अभी बात की है, मैं भी इसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने भी इंडक्शन की ही मिसालें आपको दी कि आप एक एक चीज को देखते हैं और आप देखते हैं अच्छा ये हरकत में है ये नहीं है, ये हरकत में है ये नहीं है। तो उससे आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कुछ चीजें हरकत में हैं और कुछ चीजें हरकत में नहीं है। बाय नेचर का मतलब है कि उनकी फितरत में हरकत शामिल है या नहीं शामिल है। Moreover, no man of science is bound to solve every kind of difficulty that may be raised। तो वो कह रहा है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हर मसले का हल जो है वो यहाँ पे निकाल के दूंगा आपको, बट ओनली एज मैनी एज आर ड्रॉन फॉल्सली फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस। लेकिन कहता है जिन जो झूठ है वो पकड़ना मेरा काम है। ठीक है ना, मैं हर छोटी छोटी, वो कहता है कि जुजियात के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बड़े उसूल हैं और उनके बारे में जो फॉल्स अजम्पशंस लोगों ने बनाई हुई हैं, मफरूजे खड़े किए हुए झूठे, उनका मुताला जो है वो मेरा काम है। It is not our business to refute those that do not arise in this way, just as it is the duty of the geometer to refute the squaring of the circle by means of segment। तो फिर आगे वो मिसाल दे रहा है कि मतलब इसका कि जिस तरह एक मुहंदिस कहते हैं जियोमेटर को, इल्मुल हिंसा का इल्म रखने वाला, कि उसके सामने कोई शख्स जो है वो ये मफरूजा पेश करे कि मैंने एक स्क्वायर देखा है जो कि गोल है। ठीक है, या मैंने एक दायरा देखा है जो कि स्क्वायर है। ठीक है, तो कहता है कि ये एक बड़ी खास किस्म की मिसाल है, और एक इल्मुल हिंसा का माहिर जो है वो उसको गलत साबित करने के लिए अपनी तवानाई इस पे खर्च कर सकता है। हमारा कहता है इस तरह का काम नहीं है, हम ये इस तरह के जो छोटे छोटे जुजियात जुजवी उसूल हैं या खास बातें हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम द होल्डर्स
अच्छा जी, ताशफीन असलम का सवाल है, कैन वी रिलेट relative motion here because in religious books earth is considered as stationary and rest are in motion. मेरे ख्याल अजाफियत की बात अरस्तू करेगा आगे जाके, क्योंकि रिलेटिविटी जो है ये बिल्कुल अरस्तू से ही आती है और अरस्तू ने ही रिलेटिविटी की बात की है। लेकिन जदीद फिजिक्स के अंदर जिसको हम रिलेटिविटी कहते हैं वो एक बड़ा वेल डिफाइंड सब्जेक्ट है। उसमें हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की मिसाल और रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात नहीं कर रहा। अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं कुरून वुस्ता के दलाइल के साथ, तो कुरून वुस्ता के दलाइल में ये था कि जमीन को मरकज माना जाता था, ठीक है ना, जो टालमे का मॉडल था, और इंसान को कायनात का मरकज माना जाता था। तो उस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एक ही था, ओरिजिन सिर्फ एक ही था, और वो था इंसान या जमीन। तो उस सेंस में अगर आप इसको समझना चाहें तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि हमारे लिहाज से, क्योंकि जाहिर है वो हमारे लिहाज से बातें कर रहा है ना। लेकिन एक और बात ये थी कि यहाँ पर ये कहना कि चूंकि रिलेटिव का मतलब होता है कि दो चीजें हैं और वो एक दूसरे से आजाद हैं, और एक चीज दूसरे के लिहाज से अजाफियत में है, यानी एक चीज दूसरे की निस्बत हरकत में है या रुकी हुई है, ये है रिलेटिविटी, ये है अजाफत या निस्बत का असूल। यहां पर आप गौर करें कि इस पैराग्राफ के शुरू में उसने लिखा था कि थिंग्स दैट एग्जिस्ट बाय नेचर। तो यहां मेरा नहीं ख्याल कि वो हरकत को उस मानों में ले रहा है जिस मानों में हम अजाफियत को लेते हैं, रिलेटिविटी को लेते हैं। यहाँ मैं क्लासिकल रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं आइंस्टाइन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये जो हरकत की जो वो बात कर रहा है कि कुछ चीजों में हरकत है और कुछ में हरकत नहीं है, वो एक दूसरे के लिहाज से नहीं है, ये बाय नेचर उनके अंदर है, यानी उनकी दाखिली उनकी जाती सिफ्त है। यानी कुछ चीजें काबिल हरकत है और कुछ चीजें नाकाबिल हरकत है। ये नहीं है कि एक चीज दूसरी के लिहाज से हरकत में है या नहीं। तो ये उन मानों में अरस्तू यहाँ पे जोर देना चाह रहा है। और ये वाली बात जो मैंने की है ये अगले कुछ जुमलों में मजीद वो वाजे होगी कि वो बाय नेचर से क्या मुराद लेता है। अच्छा, इसके बाद अगली बात वो ये करता है कि ठीक है, एट द सेम टाइम द होल्डर्स ऑफ द थ्योरी of which we are speaking do incidentally raise physical questions, though nature is not their subject, so it will perhaps be as well to spend a few words on them, especially as the inquiry is not without scientific interest. अच्छा, कहता है कि इस ये जो सारी वो मिसालें दे रहा था कि दायरे को स्क्वायर कहने वाले का रद्द करना और इस तरह की दीगर, तो कहता है कि सारी जो है वो फजूल नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो फिजिकल क्वेश्चंस के साथ है, और उनके बारे में हम जो है वो बात आइंदा कर सकते हैं। तो आगे मेरे ख्याल वो इसी के बारे में बात करेगा। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि हमें ये पार्ट 2 अब खत्म करना चाहिए, यहाँ तक इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर वो एक नई बहस में चला जाएगा और हम मेरे पास 9:52 हो गए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आप ले लें। हाँ ठीक है, अगर कोई यहाँ तक जो हमने मुताला किया है उसके बारे में कोई बात करना चाहता है या कोई सवाल करना चाहता है या कोई अपनी बात आगे रखना चाहता है तो आप कर सकते हैं। राशफीन का कमेंट है कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड दे आर इन मोशन इन आइदर वे। ये आप अ, किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, अरिस्टोटल के हवाले से या? हाँ, डेमो नहीं, देखें ये अच्छा सवाल है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हर चीज हरकत में है, क्योंकि हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम मोशन में है। ये डेमोक्रेटस का नजरिया है।
जो डेमोक्रिटीस है वो ये मानता था कि हर चीज एटमों से मिलके बनी है, और हर एटम जो है, हर चीज के एटम मुख्तलिफ हैं, उसके मुख्तलिफ इकसाम है। ये वो असल में एटम जिसको कह रहा था ना, वो एलिमेंट्स थे, जिनको बाद में केमिस्ट्री वालों ने एलिमेंट्स कहा है, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह। और वो मुख्तलिफ होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो एलिमेंट्स बाद में फिर मजीद तकसीम होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं, वो भी मजीद तकसीम होता है। हाँ, यहाँ पर मोशन जो है वो इंडिविजुअल, अश्विन का कमेंट ये है कि मोशन इज कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नॉट रिलेटिव एज डिस्कस्ड। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर आप इस सेंस में कह रहे हैं कि, क्योंकि उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि थिंग्स बाय नेचर आर इन मोशन और रेस्ट। बाय नेचर का मतलब अपनी जात में, यानी उनकी उनकी फितरत में ये शामिल है कि उनमें हरकत पाई जाए, और उनकी फितरत में ये शामिल है कि उनमें हरकत ना पाई जाए, काबिल हरकत और नाकाबिल हरकत। तो इसमें इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि वो किसी के लिहाज से हरकत में हो, ठीक है ना, लाजमी नहीं है। वो भी एक किस्म है हरकत की। वो आप चलेंगे आगे तो देखेंगे कि अरस्तू ने हरकत को फिर मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया था, तो जिसमें एक किस्म रिलेटिव मोशन की भी है। तो इसका मतलब जिस चीज को वो मोशन कह रहा है वो सरासर रिलेटिव मोशन नहीं है, वो मोशन की कोई और तारीफ कर रहा है, और वो उसको अशिया की जाती प्रॉपर्टी कह रहा है, जाती सिफ्त कह रहा है, कि चीजों के अंदर, खुद उनकी जात के अंदर ये सिफ्त पाई जाती है कि वो काबिल हरकत है या नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप अगर गजाली की तहफ़ुतुल फलासफा का मुताला करें, जो इमाम गजाली की किताब है, जो उसने असल में अरस्तू के रद में ही लिखी है, अफलातून और अरस्तू के रद में, क्योंकि असल में वो इब्न सीना के रद में लिखी गई थी, तो इब्न सीना जो है वो अरस्तू को बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो उसके अंदर उन्होंने एक मिसाल दी है ना, जब वो गलत साबित कर रहे थे कि रुई जो है, हम कहते हैं आग जो है वो रुई को जलाती है, तो ये भी एक हरकत की मिसाल है। हरकत से मुराद तब्दीली, तब्दीली के मानों में मैं कह रहा हूँ। तो गजाली कहते हैं कि कदीम फलसफी ये मानते थे कि रुई के अंदर ये उसकी बाय नेचर प्रॉपर्टी है कि वो जल जाए, तो लिहाजा जब आग रुई को टच करती है, मस करती है, तो रुई जल जाती है, क्योंकि रुई काबिले, क्या कहना चाहिए, मतलब जलने के काबिल है, उसके अंदर ये काबिलियत है, उसकी नेचर है कि वो जले, और आग की ये नेचर है कि वो जलाए। तो गजाली उसके ऊपर फिर तनकीद करते हैं कि नहीं, ये वो सेकेंडरी कॉजलिटी की बात करते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि चीजों की अपनी जात के अंदर ये चीज पाई जाए कि वो काबिल हरकत है या नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें हो तो वो तहफ़ुतुल फलासफा के दिबाचे में जाके, दिबाचे में नहीं है मेरे ख्याल एक एक जगह पे है, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस वहां पे इस दलील की बात की है। ये भी एक बल्कि अच्छा रेफरेंस है अगर आप देखना चाहते हैं अरस्तू को उस दौर के लोग कैसे कैसे समझते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे गजाली रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे, उनको समझ थी कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनको पता था कि अरिस्टोटल क्या कह रहा था। और किसी, बाकी अली भाई, मेरा भी एक सवाल है कि हमने ये पीछे पढ़ा है कि अरस्तू अपनी जाती तजज़िये के बाद नेचर के तजज़िये की तरफ जा रहा था पढ़ने के लिए, यानी उसे हाँ वो ये समझने के लिए। कहता है कि, हाँ वो कहता है कि देखें, अब हम तक कुछ बातें पहुंची हैं ना, हम अरस्तू को पढ़ रहे हैं, हम तक अरस्तू की बातें पहुंची हैं, हम तक गजाली की बातें पहुंची हैं, हम तक इब्न सीना की, न्यूटन की, इन लोगों की बातें पहुंची हैं। तो फलसफे में उस दौर में यही होता था कि वो सारा तजिया दलीलों के जरिए करते थे, मुशाहदात के जरिए तो होता नहीं था, ना कोई साइंटिफिक मेथड था। उस वक्त ये तरीके होता था कि या तो आप जुजियात से शुरू करके कुलियात की तरफ जाते थे, या कुलियात से शुरू करके जुजियात पे जाते थे। तो अब उसने, रस्तू ने कहा कि फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, मैं कुलियात से शुरू करूंगा और जुजियात की तरफ जाऊंगा। तो जो कुलियात उस तक पहुंचे हैं ना पुराने लोगों से, अब वो उनका तजिया करना चाह रहा है। एक कुलिया ये पहुंचा कि हरकत मुमकिन नहीं है, जो पार्मेनाइड्स का कुलिया था। एक कुलिया उस तक ये पहुंचा कि चीजें जो है वो एटमों से मिलकर बनी है, जो डेमोक्रिटस का नजरिया था। तो अब वो उनके तजिए की तरफ जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हम जब फितरत का मुताला करेंगे ना, तो पहले हम लोगों, जो बातें हमें मालूम है, हम तक पहुंची हुई हैं, और जिनको हम कुल्लियात कह रहे हैं अपने ज़हन के मुताबिक, पहले हम उनका तज्जिया करते हैं और देखते हैं उनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है।
कौन से सही है और कौन से गलत है, उसके लिए अरस्तू जो है वो हिस्सी मुशाहदात का सहारा लेगा। इसी वजह से तारीख में अफलातून के मुकाबले में अरस्तू को साइंसदानों वैसे के अली करीब भाई समझा वो भी तो जाता था। वो भी वैसे जाती नहीं है, यानी जो करेक्ट कर रहा है अपने आप को वो भी हिस्सी मुशाहिदा नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात अरस्तू की जाती चीजों को ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि ये एक तरीकेकार होता है कि जब आपके पास पुराने लोगों की बातें पहुंचती हैं तो आप उनका तजिया करते हैं। उस तजिए का तरीकेकार क्या आप रखते हैं, वो आप तय करते हैं कि जी मैंने इस तरीके के जरिए चीजों को सीखना है। अभी हम जदीद दौर के अंदर नहीं आए, आज हम नहीं ऐसा कर सकते कि अपनी अपने तरीके से हम जमीन को साकिन साबित कर दें। ये मैं रस्तू के दौर की बात कर रहा हूँ कि उस दौर के अंदर यही होता था कि आपके पास बातें आई हैं, आप उन बातों का तजिया करते हैं और तजिए के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं। तो टूल्स होते थे लॉजिक के, ठीक है ना। अरस्तू की फिजिक्स की जो किताब है ये बहुत बाद में लोग स्टडी करते थे। पहले जो इसकी किताबें स्टडी होती थी वो दो सबसे पहले किताबें हैं, प्रायर एनालिटिक और पोस्टीरियर एनालिटिक। जिसके अंदर वो ये टूल्स डेवलप करता है कि आपने एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी बातें हैं जो माँ कबल तज्जिया होती हैं और कौन सी बातें हैं जो माँ बाद तज्जिया मालूम होती हैं। ये मतलब होता है प्रायर एनालिटिक और पोस्टीरियर एनालिटिक का। कुछ चीजें चीजें आपको तज्जिया करने के बाद पता चलती हैं, कुछ चीजें आपको तज्जिया करने से पहले पता होती हैं, ए प्रायर होती हैं, जिनको प्रायर कहा जाता है। तो ये वहां पे वो ये कैटेगरीज डिफाइन करेगा। आप देखेंगे आगे जाके वो बार बार उन किताबों में जो तस्वरात उसने डिफाइन किए हैं उनको यूज करेगा। तो अरिस्टोटल के पास लॉजिक का टूल है, पहले वो लॉजिक डेवलप करता है अपनी। लॉजिक को आप कह लें साइंटिफिक मेथड, उसने अपना एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया है। अब उस साइंटिफिक मेथड के जरिए फिजिक्स वाली चीजें, नेचुरल फिलॉसफी वाली चीजों का वो तजिया कर रहा है। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? जी अली भाई क्लियर है। बेसिकली अभी हम टूल से मुशाहिदा करके अपने आप को यानी करेक्ट कर लेते हैं, उसने अपना एक मेथड बनाया हुआ है लॉजिक का, तो वो जी। उससे करता है। जी, ठीक हो। फलसफा बुनियादी मंतक पे है, दलाइल से। जी क्लियर। जिस चीज को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं ना, ये उस दौर में उसको बुरहान कहते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो बुरहान उनके इल्म हासिल करने के तरीके में से एक तरीका था। लेकिन आज हमें पता है कि भाई बुरहान ही तरीका है बस। एक्सपेरिमेंट, मैं जितनी मर्जी थ्योरी हम पेश करता रहूं, जब तक एक्सपेरिमेंट में नहीं आएंगी, वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगी, तब तक वो मफरूजे हैं सारे। उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में ये था कि अगर कोई चीज मंतिक से साबित हो गई है तो वो भी ठीक है, उसके लिए बुरहान की जरूरत नहीं है। सही हो गया। कोई और इस पे बात करना चाहे, वरना फिर मेरे मुताबिक तो यहाँ पे वक्त मुकम्मल हो गया है। फिर हम अगले हफ्ते से दोबारा जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करेंगे किताब को। अगर आप टेक होम मैसेज दोबारा चाहते हैं तो दो तीन चीजें ही हैं जो हमने सीखी हैं। एक ये कि उसने कहा कि फिजिक्स साइंस ऑफ नेचर है। दूसरा ये कि फिजिक्स में हम क्या मुताला करेंगे, हम प्रिंसिपल्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, मुबादियात उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के उसूल क्या हैं। बेसिकली लॉज ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा है कि उस तक जाने की हम कोशिश करेंगे। और उस दौर में लॉज जो हैं वो मंतकी लॉजिकल लॉज ही होते थे, आज भी लॉजिकल लॉज ही हैं, लेकिन आज की लॉजिक मैथमेटिक्स है। बहरहाल तीसरा असूल उसने ये कहा कि वो सिर्फ जुजियात से उसूलों की तरफ नहीं जाएगा, वो बल्कि जनरलिटी से पर्टिकुलर्स की तरफ जाएगा। और चौथी बात जो हमने शुरू की है, जिसको हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे, वो ये कि बाय नेचर जाती जाती तौर पर कुछ चीजें हरकत काबिल हरकत होती हैं और कुछ चीजें नाकाबिल हरकत होती हैं। तो ये चार बुनियादी बातें हैं जो हमने अभी तक अरस्तू की फिजिक्स में सीखी हैं। ठीक है, अगर कोई और डिस्कशन या सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। जो लोग तशरीफ लाए हैं बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जी अली भाई बहुत शुक्रिया हो गया, मजे का सेशन था।